गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल। आज अपन क्लास 11th केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर आज कंटिन्यूस कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये बताए थे और लिमिटिंग एजेंट बताया था। कुछ मैंने आपको टर्म्स बताई थी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, वो आपने पढ़ी होंगी। आज कुछ मेन पॉइंट्स और हैं, जिससे चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। पहला आ रहा है गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम लॉ। सबसे पहले एक्चुअली ये लॉ है क्या? इस लॉ को प्रपोज किया था साइंटिस्ट गे-लुसेक ने, और इन्होंने अपने लॉ के अंदर क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि यू नो वेरी वेल कि अपन जानते हैं कि एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। आप सभी जानते हैं अच्छी तरह, 10th में अपन ने पढ़ा है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होंगे और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ठीक। तो जैसे दो रिएक्टेंट हैं और रिएक्टेंट का जो नेचर है वो गैसियस स्टेट में है, यू नो वेरी वेल। दिख रहा है हाइड्रोजन है, ये भी गैसियस नेचर में रिएक्टेंट है। एक अनदर रिएक्टेंट है क्लोरीन, ये भी आपका एक गैसियस नेचर में। तो दो रिएक्टेंट जब आपस में मिलकर एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इट मीन्स एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तब बनने वाला भी यदि गैस है, दो रिएक्टेंट मिलके बनने वाला जो प्रोडक्ट है यदि वो भी गैस है, तब उनके बीच जो रेशियो होगा वो कैसा हो? सिंपल रेशियो। कैसे सर? एक बार क्लियर करता हूं। दो रिएक्टेंट है, जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सब्सटेंस, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तब बनने वाली जो प्रोडक्ट होगा और जो रिएक्टेंट है, उन दोनों के बीच में ऑलवेज सिंपलेस्ट रेशियो क्रिएट होगा। पर आपके मन में वो डाउट होगा सर कैसे? इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा एक एग्जांपल और मैं दे दूंगा। जैसे हाइड्रोजन है, तो यू नो वेरी वेल हाइड्रोजन का यहाँ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है वो हम 1 मान रहे हैं, यू नो। इसी प्रकार क्लोरीन का जो वॉल्यूम है वो भी 1 है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। तो ये दोनों क्या बेटा? रिएक्टेंट है और दोनों का नेचर क्या है? गैसेस नेचर में। अब इन दोनों से बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड करें, जिसका वॉल्यूम कितना आ रहा है बेटा? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक। वाई? क्योंकि हाइड्रोजन का भी 1 है, क्लोरीन का भी 1 है, तो दोनों को रिएक्ट करके टोटल HCl का वॉल्यूम क्या बन गया? 2। यानी इनके बीच में रेशियो क्या क्रिएट हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1, क्लोरीन का 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2। तो यानी कहने वाला जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और उनका नेचर गैसेस नेचर है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी यदि गैस है, तो उनके बीच ऑलवेज जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल 1:1:2। इट मीन्स ये जो लॉ है बेटा, ये लॉ कहलाता है गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसके अलावा एक एग्जांपल और है बेटा, बहुत कॉमन एग्जांपल है, ताकि उससे आपको और क्लियर हो जाए। यू नो वेरी वेल व्हाट इज दिस? नाइट्रोजन, यू नो वेरी वेल गैसेस नेचर में। एक रिएक्टेंट और है, यू नो वेरी वेल, दैट्स हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब रिएक्ट होते हैं तो अपन ने पढ़ रखा होगा या आपने पढ़ा होगा NH3 का फॉर्मेशन होता है, और NH3 इट मीन्स नेचर वो क्या कहलाएगा? अमोनिया, ठीक बेटा। इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है, देखते हैं। LH = RHS, बोथ साइड एटम्स आर इक्वल, दैट्स इक्वेशन क्या कहलाएगी? बैलेंस कहलाएगी। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है बेटा। हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3, यानी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। LH = जो RHS वो नहीं है, क्योंकि दोनों साइड एटम्स आर नॉट इक्वल। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या पुटअप कर देता हूँ? 3। तो यहाँ पे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? 3। अब हम इसका रेशियो देखते हैं बेटा। नाइट्रोजन के 2 एटम्स, नाइट्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 3 2 6, हाइड्रोजन के 3 2 6, यानी कुल मिला के हो गई एक जो इक्वेशन है आपस में बैलेंस है, ठीक बेटा। अब यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ यू नो वेरी वेल नाइट्रोजन दिख रहा है आपको क्लियर, और जस्ट लाइक यहाँ पे 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक बेटा। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, दोनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिले तब क्या बन गया बेटा? अमोनिया। और अमोनिया का जो वॉल्यूम आ रहा है वो क्या आ रहा है?
टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो कुल मिला के इनके बीच में जो रेशियो क्रिएट हो रहा है क्या बन रहा है बेटा, नाइट्रोजन का रेशियो हम देखते हैं वॉल्यूम 1 है, हाइड्रोजन का कितना आ रहा है बेटा 3 आ रहा है, और अमोनिया का कितना आ रहा है 2। तो रेशियो क्या बन गया 1:3:2। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो क्रिएट हो रहा है, ये रेशियो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, किस लॉ को रिप्रेजेंट करेगा, उस लॉ को हम कहते हैं बेटा गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। क्योंकि कहने का मतलब ये इस लॉ का, इस इक्वेशन से क्या मीन निकल रहा है, इससे ये निकल रहा है बेटा कि रिएक्टेंट भी गैसेज है, बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी गैसेज है, और जब ये दो गैसें आपस में रिएक्ट कर रही हैं रिएक्टेंट, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी गैस है, तो उनके बीच जो वॉल्यूम का जो नेचर होगा वो कैसे नेचर होगा, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक, तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो मैंने आपको एक तो ये वाला एग्जांपल दे दिया बेटा, एक आपका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल ये। तो दोनों एग्जाम में से कोई सा भी एग्जाम आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है आपके, ठीक है बेटा, आपके जो भी टेस्ट होंगे। सेकंड आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को मैं रिप्रेजेंट करने से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने 10th में पढ़ा था बेटा एक आयोनिक सॉलिड, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले अपन जानते हैं बेटा दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसको आप कैटायन और एक एनायन कहते हो। अब जब दो अपोजिट चार्जेस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों है, क्योंकि वहाँ दो अपोजिट चार्जेस हैं बेटा, तो उस कंडीशन में वहाँ जो नेचर बनेगा कंपाउंड का वो आयनिक कंपाउंड बनेगा या आयनिक सॉलिड बनेगा, और जो बॉन्ड क्रिएट होगा उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक बेटा, तो कहने का मतलब दो अपोजिट चार्जेस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है, इट मींस वो आयनिक सॉलिड या आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक बेटा, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेलिटी क्या है। फॉर्मेलिटी एक्चुअली है क्या कि कोई भी आयनिक सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन को, तो किसी भी आयनिक सॉलिड की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड एक्सप्रेस किया, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मेलिटी। एक बार समझो, किसी भी आयनिक सॉलिड की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड एक्सप्रेस किया, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी। पहली बात बेटा फॉर्मेलिटी है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें बेटा, कैपिटल एफ से। ठीक, फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, आपके सामने लिखा हुआ बेटा, F इज टू मास ऑफ आयनिक सॉलिड। सॉलिड यू नो वेरी वेल, जो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाए, और उसका नेचर कैसा होना चाहिए बेटा, आयोनिक सॉल्यूट या आयनिक नेचर होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो। तो मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो जो भी सॉल्यूट है उसका मास और वॉल्यूम इन लीटर, यानी कुल मिला के बात ये हो रही है कि जो फॉर्मेलिटी है वो किसी भी आयनिक सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक बेटा, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहा जाता है फॉर्मेलिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड है बेटा, लीटर पे डिपेंड है। लीटर इट मीन्स वॉल्यूम पे डिपेंड है। तो मेरी कहने का मतलब हो गया कि फॉर्मेलिटी जो है वो किसी भी आयनिक सॉलिड की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि कैसा सर आयनिक सॉलिड है, उसकी कैसे फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मास होगा। देख लो बेटा, व्हाट इज दिस, NaCl। ठीक बेटा, कॉमन लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक, अदर लैंग्वेज में कहेंगे सोडियम क्लोराइड, ये आपने 10th में पढ़ा होगा शायद। ठीक, अब आप बोलोगे सर इस पे अपोजिट चार्जेस कैसे हैं, सोडियम पे कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आते हैं, एक बार और सुन लो, समझ लो, वैसे आपको क्लियर है। सोडियम पे इसलिए पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्लोरीन पे इसलिए एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो दो अपोजिट चार्जेस हुआ है, तो दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो किस सॉलिड को प्रिपेयर करेगा बेटा, आयनिक सॉलिड को। यानी NaCl जो है वो आयनिक सॉलिड है, जिसका यू नो वेरी वेल जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये सॉल्यूट है क्योंकि ये वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। तब इसका हम वो फाइंड कर लेते हैं बेटा, क्या फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, कैसे करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो मास 22 पॉइंट के समथिंग होता है, तो यानी इसको राउंड फिगर में अपन 23 मान लेते हैं बेटा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो मास कितना हो गया बेटा, 35.5। ठीक, तो टोटल ऐड कर लोगे तो यू नो वेरी वेल क्या हो जाएगा बेटा, 58.5 U फॉर यूनिफाइड मास। तो ये किसी भी आयनिक सॉल्यूट का फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, उसका जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए बेटा, आयनिक सॉलिड होना चाहिए। तो ऐसा मैं किसी भी आयनिक कंपाउंड का
फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपन फाइंड करते हैं, इट मीन्स फॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। इतना क्लियर? कैसे क्लियर हुआ ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। वैसे तो ये 12th बेस है, पर फिर भी मैंने आपको 11th में थोड़ा क्लियर कर दिया ताकि इन फ्यूचर आप 12th में जाओ तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अच्छा आप एडवांस पढ़ोगे तो ये आपका फॉर्मेलिटी है, ठीक बेटा। अब ये दोनों पॉइंट हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिए, एक गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग और एक आपका फॉर्मेलिटी। अब इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप ज़्यादा कंसंट्रेशन करना, उन पे ज़्यादा ध्यान रखना। वैसे तो आपको पूरा चैप्टर करना है, फिर भी जो ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चंस आते हैं, पहला है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक बेटा। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कर लेना, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एंड गे-लुसैक लॉ जो मैंने आपको क्लियर किया, ठीक बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कैसा एग्जाम्पल है, वो मैंने आपको क्लियर किया था। मोलर मास क्या होता है, उसके डिफाइन, उसके मैंने आपको फाइंड कैसे कहते हैं वो क्लियर किया। और कंसंट्रेशन ऑफ टर्म, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, मोल कॉन्सेप्ट, इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से कर लेना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामों में जरूर आते हैं। बाकी तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही है बेटा, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर के अंदर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, ठीक बेटा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।